तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर का नाम है राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 50 से 55 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में आप कैसे पांचों सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपके सामने नॉन स्टॉप वन मैन शो की तरह बिल्कुल बोलूँगा, आपको बिल्कुल सुनना है और आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, सारा सब्जेक्ट छूटेगा कुछ भी नहीं। और मैं इतना वादा करता हूँ कि आज के लेक्चर से, बस आज के लेक्चर से 24/3/2026 जो आज का लेक्चर है दिन मंगलवार, इस लेक्चर से आपको 50 से 55% क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मतलब आसपास बिल्कुल, या तो हूबहू या तो आसपास देखेंगे। भरोसा रखिएगा, इस लेक्चर को पूरे तरीके से सुनिएगा। ये आपके लिए बहुत डेडिकेटेड रूप से मैं लेके आया हूँ, ताकि आपका एक बार दिमाग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ रिवाइज किया, अब टाइम आ गया कि उसको एक जगह कंक्लूड करने का। इस लेक्चर को आप बार बार देखिएगा ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे वो पहला चीज़ होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर अगला सब्जेक्ट को देखेंगे कि पॉलिटी है या ज्योग्राफी या साइंस या फिर बिहार स्पेशल। तो हम लोग का जो मेन 5 सब्जेक्ट आज का रहेगा वो रहेगा पॉलिटी रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, साइंस एंड टेक रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा और बिहार स्पेशल रहेगा। 5 सब्जेक्ट जहाँ से आपके पेपर में एग्जाम छपेंगे। करंट को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ को कवर कर देंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। दरभंगा पीजेंट मूवमेंट कब हुआ था? 1919-20। बर्खास्त अगर पूछे तो 1937-38। एका मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? मदारीपासी, उत्तर प्रदेश में। केरला में मोपला हुआ था 1921 में। ठीक है, फिर सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ में है, भवानी पाठक ने उसको लिखा। इंडिगो रिवॉल्ट 1859-60, बंगाल में दीनबंधु मित्र। और दीनबंधु मित्र की एक आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक उसका किताब का नाम है नील दर्पण। इंडिगो रिवॉल्ट 1859-60। इंडिगो रिवॉल्ट के मेन लीडर कौन है? तो याद रखना, दिगंबर बिश्वास। वही आपसे पूछा जाएगा कि दीनबंधु मित्र ने क्या लिखा, तो नील दर्पण एक किताब वो किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब आगे आइए। आपसे बारडोली सत्याग्रह 1928 पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल, तेभागा 1946 बंगाल में। और मैंने आपको याद है उस टाइम में याद करा था किसके रिकमेंडेशन पे था? तेभागा मूवमेंट, फ्लाउड कमीशन के रिपोर्ट पे। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कुका रिवॉल्ट पंजाब में हुआ था। ठीक है, अहोम रिवॉल्ट असम में। ये सब चीज़ आपको पता होगा। अब सोशल रिफॉर्म में आपको पता है राजा राम मोहन राय ने जो है सो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी 1815 में। आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्मो समाज। ठीक है, 1829 में सती बैन किया था। साथ में इनके कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। द्वारकानाथ टैगोर इनको बाद में जो है सो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके साथ में जो है केशव चंद्र सेन भी आते हैं। तो केशव चंद्र सेन ने जो है सो क्या बनाया था? आदि ब्रह्मो समाज, याद रखना है। फिर एक और बनता है इसमें साधारण ब्रह्मो समाज, वो आनंद मोहन बोस। तो इसमें क्या देखा हमने? राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्मो समाज। ठीक है, सतीबेन 1829। फिर लेटर इनको जो है सो आपको केशव चंद्र सेन ने जो आदि ब्रह्मो समाज ये सब इनको ज्वाइन किया। ठीक है, याद रखना है। वही फिर आपसे कल को पूछा जाएगा कि इनका न्यूज़पेपर कौन है? राजा राम मोहन राय का तो संवाद कंबोडी और मिरातुल अखबार। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अकबर जो अकबर टू ने इनको जो है सो राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, आर्य समाज आपको पता है कि दयानंद सरस्वती इनका था, बैक टू वेदास, सुधी मूवमेंट, ये सब इनका था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो थी इनकी लिखावट थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन आपको पता है 1897 में इस्टेब्लिश किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में गए थे शिकागो वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता है। फिर इसमें से और 1 2 3 में देख लीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन, डेक्कन एजुकेशन एसएम एम जी रनाडे। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी अल्काट ब्लावेस्की। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेजेरियो, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंगा। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नायकर। और एसएनडीपी पूछेगा तो नारायण गुरु। ठीक है, बढ़िया। फिर ये जो कंसेंट बिल मैंने आपको बताया था 1891, वो वाला रुक्माबाई वाला केस वाला। ठीक है, फिर कांग्रेस से पहले एक बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, फिर उसके बाद बीआईए बीआईएस ये सब बना था, आपको पता होगा। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन वो क्या था? एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और जस्ट इससे पहले पूछेगा कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट था, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कांग्रेस से पहले। इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया? बढ़िया। अब आइए, फिर आपको 1885 से लेकर 1905 तक में पता है मॉडरेट का फेस था। एक्सट्रीमिस्ट का क्या था? 1906 से लेकर 1919 तक था, बहुत अच्छे से पता है। 20 जुलाई 1905 को पार्टीशन अनाउंस किया गया था। ठीक है, और 16 अक्टूबर को पार्टीशन कर दिया गया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी 1906 में आगा खान ने की थी, बहुत अच्छे से पता होगा। और 1909 में आपको पता है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, जिसके तहत क्या दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए? मुस्लिम के लिए। 1907 का सूरत स्प्लिट, क्यों? क्योंकि मुस्लिम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो है अलग अलग विचारधाराओं के कारण जो है सो स्प्लिट हो गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार आपको पता है 1911 में लगा था, जिसके अंतर्गत लॉर्ड हार्डिंगे टू ने जो है सो पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। फिर होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट का था। तिलक पुणे थे, एनी बेसेंट मद्रास से। ठीक है, बढ़िया।
उसके बाद 1917 का सेशन एनी बेसेंट ने प्रिजाइड किया था। 1916 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में हुआ था लखनऊ पैक्ट या लखनऊ मर्जर के नाम से जाना जाता है। इसी मजूमदार ने प्रिजाइड किया था। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ लेके आ गए थे, और मुस्लिम और कांग्रेस भी, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि वीडी सावरकर ने एस्टेब्लिश किया था मित्र मेला, बाद में उसका नाम बदल के अभिनव भारत रख दिया गया था, ठीक है। चापेरकर ब्रदर्स ने जो फ्लैग कमिश्नर थे मिस्टर एंड, उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है नासिक कॉन्स्पिरेसी। आपको पता है अभिनव भारत के एक मेंबर थे अनंत लक्ष्मण कन्नड़े, उन्होंने मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, इसी को बोलते हैं नासिक कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। फिर आपको अनुशीलन समिति की जो गठन की गई थी 1902 में, इसी का जो एक ब्रांच है उसका नाम था युगांतर। मुजफ्फरपुर बम केस 1908 वाला आपको बहुत अच्छे से पता होगा। प्रफुल्ल चाकी इन सबको, इन लोगों ने जो की मतलब हमला किया था और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंगे पर बम जो फेंका गया तो प्लान बनाया था रासबिहारी बोस ने, ठीक है। इसी को कहा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। भारत से बाहर रिवॉल्यूशन जो चल रहा था, आपको पता है इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा ने जो है करजन विली की जो है हत्या कर दी थी, याद है ना आपको। इसके बाद इनको जो है सो वीडी सावरकर को जो है सो वो नासिक कॉन्स्पिरेसी के तहत 6 साल की जेल दे दी गई थी। गदर पार्टी 1913, सेंट फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल ने इसकी गठन की थी। फिर HRA 1924, HSRA 1928। HRA की टीम ने काकोरी ट्रेन वो जो किया था 1925 में, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहेरी। HSRA CS आज़ाद और भगत सिंह, ठीक है। असेंबली बम केस में आपको पता है 1929 में हार्मलेस बम फेंका था भगत सिंह, बटकेश्वर दत्त ने, सुखगुरु ने, लेकिन बाद में उनको किसके कारण फांसी होती है, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस के कारण, क्योंकि उन्होंने जो लाला का जो बदला लिया था सॉन्डर्स मर्डर, उसमें जो उनको मार दिया था उसी के कारण उनको फांसी हो जाती है, ठीक है। 23 मार्च 1931 यानी कि जो एक दिन पहले बीता है उसी दिन उनको फांसी दी गई थी। चिटागोंग आर्मी रेड 1930 में सूर्यसेन करते हैं, और वो किसके मेंबर थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की, ठीक है, बढ़िया। फिर HMS तलवार आपको पता है रॉयल इंडियन नेवी जो थी, जिनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो वो लोग पूरे तरीके से भड़क गए थे। बाद में वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जाके उनको कन्विंस करते, ठीक है। गांधी के बारे में आपको पता ही है सब कुछ। 15 में आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917-18, मतलब पता है अहमदाबाद CA चंपारण, अहमदाबाद खेड़ा, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, ठीक है, सब चीज़ आपको पता होगा। फिर पहली बार भूख हड़ताल किस में आ गए थे, अहमदाबाद मिल में जो है पूरे तरीके से भूख हड़ताल पहली बार की थी। फिर जलियांवाला बाग 1919 में हो जाता, किरचिलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता, इसलिए लोग वहाँ पे खड़े थे। जनरल डायर को लगा कि ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया और गोली धड़ाधड़ उन्होंने चला दी, जिसके बाद बहुत लोगों की हत्या, मतलब बहुत लोगों की मौत हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी के बाद अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। फिर हंटर कमीशन को बनाया गया था कि इसके मतलब चेक करो क्या किया कैसे किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। खिलाफत 1919-20 में टर्की का खिलाफत उनको मिल नहीं रहा था। बाद में आपको पता है कि सेवरेस, ट्रीटी ऑफ सेवरेस के तहत उनको डिसमेंटल कर दिया गया था, ठीक है। मतलब जो उनका लैंड था ये सब उनको इज्जत नहीं मिल रही थी, तो गांधी जी ने देखा था कि अच्छा मौका है क्यों ना सबको साथ लेके चला जाए, ठीक है। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक चला था, चौड़ा चौड़ी के बाद रोक दिया गया था। और ये पास कब हुआ था, तो 1920 का नागपुर सेशन में पास हुआ था, ठीक है। बाद में जब 4 फरवरी 1922 को इन्होंने रोक दिया तो सभी लोग गुस्सा हो गए थे। बाद में गुस्सा होकर स्वराज पार्टी की गठन हो जाती है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। आपको ये सब चीज़ पता होगा। 7 कमीशन 1927-28 में बर्किंग हेड ने जो है सो मतलब ये भेजा था। 7 मेंबर की टीम थी, 7 के सातों गोरे थे, ठीक है। तो इंडिया में 1928 में बॉम्बे को आता है, रिपोर्ट 1930 में सबमिट होती है। तो मोतीलाल नेहरू हम लोगों ने सबने विरोध किया, तो हम लोग तो बर्किंग हेड ने हम लोग को चैलेंज किया कि तुम खुद अपना बना लो। तो मोतीलाल नेहरू ने जो है सो वापस से जो है सो नेहरू रिपोर्ट बनाया, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, उसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात कर दी, जिसके कारण बहुत लोग गुस्सा हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने सबने बोला कि भाई ये नेहरू जी आपने क्या कर दिया। तो फिर गांधी जी बोलते अच्छा रुको मैं समझाता हूँ। गांधी जी बोले कि 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम लोग को समझना है तो समझो, नहीं तो हम लोग पूरे तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। तो उसके बाद 1929 का लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होती है। 26 जनवरी 1930 में पहली बार जो है इंडिपेंडेंस डे की जो है मनाया जाता है। फिर जिन्ना का 14 पॉइंट आता है, वो बोलते हैं कि हमको 1/3 रिजर्वेशन चाहिए, अलग अलग मुस्लिमों के जगह पे भी चाहिए। तो गांधी जी बोलता है भाई जब तुम लोग को अगर तुम्हारे में दम है तो तुम मतलब वोटिंग तुम अगर तुमको ये क्यों लगता है कि मुस्लिम अगर तुम्हारे हैं तो तुम्ही को वोट देंगे, तो जब तुम सेपरेट इलेक्टोरेट लिए ही हो तब तुम और भी क्यों डिमांड कर रहे हो। तो फिर जिन्ना बोला नहीं मुझे चाहिए, तो गांधी जी ने बोला चलो फिर मेरा भी 11 पॉइंट है, डिमांड 50% जैसे आर्मी एक्सपेंस में, अल्कोहल बैन में, टैक्स वगैरह में। लेकिन इरविन ने किसी की नहीं सुनी, और वहाँ पे आपको पता है कि 30, 31, 32 में राउंड टेबल चालू हो गया था, तो पहली बार में कोई नहीं गया था, जिसके कारण वहाँ पे ब्रिटिश गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला कि अरे भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कांग्रेस ही नहीं आई जिसको मेन था। तो इरविन को उन्होंने वापस भेजा, तो इरविन गांधी पैक्ट होता है। फिर 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू बीच में आते हैं, गांधी जी को कन्विंस किया जाता है, तब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस को रोक देते हैं, क्योंकि इरविन जो है बहुत सारी बात इनकी मान लेते, बट वो भगत सिंह वाली बात नहीं मानते। और वहाँ ब्रिटिशर्स इरविन से गुस्सा होकर 31 में इरविन को हटा के वेलिंगटन को बना देते, ठीक है। और उसी बीच 1930 में आपको यहाँ पे पता है कि 12 मार्च को दांडी मार्च 78 लोग को लेकर गांधी जी 24 दिन के लिए निकल जाते हैं। उसी बीच न्यू
NFWP में जो है सो खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको कि फ्रंटियर गांधी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार, ये पूरे तरीके से ये भी आ जाते हैं। और उसी के जस्ट बाद याद रखना है कि 1930 में ही कांग्रेस को जो पूरे तरीके से इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहीं पे मैं बताता हूँ 1909 का जो था उसमें क्या मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। 1919 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, हम लोग को बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। और वही साइमन कमीशन इसलिए आई थी कि हम लोग का जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म दिया गया तो उसी को रिव्यू करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिला। 1919 के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है कि डायर की पहली बार आई, लेकिन कहाँ आया, हमको कहाँ मिला, डायर की कहाँ मिला हम लोग को, तो हम लोग को प्रोविंस में मिला, ठीक है। राम से मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया कॉमनल अवार्ड 1932 में 16 अगस्त को, ठीक है, दलित के लिए। अब गांधी जी को देखा नहीं गया, गांधी जी पूरे तरीके से बुरा मान गए और वो यरवदा जेल में भूख हड़ताल पर चले गए। तो उसी के बाद अम्बेडकर और गांधी के बीच में पुनः पैक्ट साइन होता है 24 सितंबर 1932 को। गांधी बोलते उन्होंने 71 दिया, हम 147 सीट दे रहे हैं, 18% दलित के लिए सेंटर में भी सीट दे रहे हैं। फिर 1937 में इलेक्शन होता है 11 स्टेट में, कांग्रेस जीतती है 8 जगह, 5 जगह पूर्ण बहुमत से, ठीक है। फिर 1938 में क्या कि लोग रिजाइन करने लग जाते हैं, बोलते कि हमारा जो अच्छा नेता है वो सब जेल में है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद करो, तो वो लोग आज़ाद कर देते। फिर 1939 में ये लोग रिजाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि बोलते हैं कि तुम लोग ने हमसे बिना पूछे जो है सो वर्ल्ड वार 2 में कैसे हम लोग को इंडिया का नाम दे दिया, ठीक है। तो कांग्रेस की जो पूछा जाएगा कि कितने दिन के लिए सरकार बनी, तो 28 महीने के लिए, ठीक है। उसी बीच में जब मुस्लिम लीग को लगने लग गया कि नहीं, मतलब क्या है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो 1939 में जब इन लोगों ने रिजाइन किया तो मुस्लिम लीग बहुत खुशी हो गई, हंसने लगे। और 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस जो है सेलिब्रेट किया, ठीक है। 1938-39 सेशन इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में, फिर 39 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे, त्रिपुरी में किया। सुभाष चंद्र बोस ने बाद में रिजाइन कर दिया, खुद ही में फंस के, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि पितावी सीतारमैया को हम खड़ा करेंगे, और पितावा सीतारमैया की हार मेरी हार है। बाद में राजेंद्र प्रसाद 1939 में बनते हैं। फिर उसी दौरान 38 में जब सुभाष चंद्र बोस थे तो उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की, और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक भी स्थापित किया। चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान वर्ड का यूज किया। 1940 का लाहौर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन्ना ने यहाँ पाकिस्तान डिमांड की। फिर 1940 में अगस्त प्रपोजल आता है, नीललित को बोलते हैं कि भाई अब हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन हम लोग ने बोला कि बेटा बहुत देर होगी, अब सब कुछ अब हम लोग रिजेक्ट करने लगे, ठीक है। फिर गांधी जी 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह की तरफ आते हैं। पहला विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त तीनों आते हैं, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन 1942 को 22 मार्च को आता है, और वो हमें डोमिनियन स्टेटस या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। हम लोग बोले कि भाई हम लोग को 500 टुकड़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चाहिए, तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बोला पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसके जस्ट बाद हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में मीटिंग होती है, ठीक है, वर्धा प्लान होता है। 8 अगस्त को हम लोग को सब लोग को ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर देते हैं ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। गांधी जी डू और डाई का नारा लगाते हैं, किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, और बोलते हैं अभी तक के जितने मूवमेंट हुए और क्विट इंडिया में अंतर क्या है कि बाकी सब में गांधी जी ने बोला था कि जहां भी हो वहीं रहो, ठीक है, मतलब जहां भी हो वहां से आ जाओ, हमारा साथ दो लड़ाई में। लेकिन क्विट इंडिया में गांधी जी बोलते हैं कि जहां हो वहीं रहो और वहीं से सरकार को काम करने मत दो, ठीक है, क्लियर कट। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में उनको भेज दिया जाता है। जवाहर JP नारायणन को हजारीबाग जेल, दिवाली की रात को वहाँ से भाग जाते हैं। आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं, राम मनोहर लोहिया रेडियो वगैरह सब ऑपरेट करते हैं। उसी दौरान पैरेलल गवर्नमेंट सतारा में नाना पाटिल, बलिया में चित्तू पांडे, ये सब जो है, अरुणा आसिफ अली जो है झंडा को फहराती है। सुभाष चंद्र बोस उसी बीच में जापान पहुँच जाते हैं, मोहन सिंह से मिलते हैं और वहाँ पर जो आज़ाद हिंद फौज की गठन करते हैं, ठीक है। बाद में जो है सो आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाते हैं सिंगापुर में 1943 में। अंडमान का नाम बदल के शहीद द्वीप कर देते हैं, निकोबार का स्वराज द्वीप, ठीक है। वेवल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस, आपको पता है कि ये फेल हो जाता है। अब्दुल कलाम इसको बोलते हैं वाटर शेड। फिर आईएनए का ट्रायल्स होता है रेड फोर्ट पे, इसमें गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान जो है सो तीनों के खिलाफ जो चलता है, और इन लोग को लवर के रूप में भोला भाई देसाई इन लोग को बचाते हैं, ठीक है। बाद में इनको माफ़ कर दिया जाता है। फिर कैबिनेट प्लान जो है अटली के द्वारा 29 मार्च 1946 को आता है। लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स उसके तहत 3 प्रोविंस में बांटते, A B C। ए में हिंदू डोमिनेंट, सी में मुस्लिम डोमिनेंट और बीच में सिंध और पंजाब। तो ए अपना पूछा जाएगा बिहार किस में, तो ए में, ठीक है। इसके कारण मुस्लिम लीग पूरे तरीके से अनॉय हो जाती है। फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनता है 2 सितंबर 1946 को, जिसके तहत जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री, राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर, ये सब मिलता है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग मनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब सब कुछ हमारे हाथ से जा चुका है। तो इसके कारण सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का होता है नौखाली, और गांधी जी भी आज़ादी तक नौखाली में ही रहते हैं। 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाते हैं। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे, तो तीनों याद रखना है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे। फिर एटली अनाउंस करता है कि 20 फरवरी 1947 को कि हम लोग इंडिया को फ्री कर देंगे जून 1948 में। तो इसलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भेजते हैं। माउंटबेटन का प्लान आता है 3 जून 1947 का। 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास कराता है, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से, 16 को हाउस ऑफ लॉर्ड से, और 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हम लोग को जो है सो आज़ादी मिल जाती है। तो 14 मिनट 30 सेकेंड में आपका मॉडर्न खत्म, ठीक है, मॉडर्न डन।
ठीक है। अब एंशिएंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हिस्ट्री ऑफ बिहार, स्टोन एज, वैदिक एज, फिर महाजनपद, फिर मौर्य, गुप्ता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पाल डायनेस्टी, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज मुंगेर और नालंदा से मिलकर न्यूलिथिक में देखिएगा तो चिरान, चेचर, मनेर, चालकोलिथिक, चिरान, चेचर, ठीक है, बहुत अच्छे से। बिहार का पहली बार डिस्कशन कहाँ है, सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। फिर आपको पता है टोटल 16 महाजनपद है, 3 बिहार में, मगध, अंगा, वजीसम, ठीक है। इकलौता अस्मक महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया का है। लिच्छवी की कैपिटल वैशाली। फर्स्ट रिपब्लिक पूछेगा तो वजीसम। अंगा का कैपिटल चंपा, ठीक है, याद रखना है। अंगा का जो लास्ट रूलर था ब्रह्मदत्त, उसको बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था, ठीक है, बहुत अच्छे से याद होगा। मगध का कैपिटल राजगीर। और राजगीर को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि वो पांचों साइड से पहाड़ी से था घिरा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि 3 डायनेस्टी आती है, हरियंका, शिशुनाग, नंदा, हरियंका, शिशुनाग, नंदा, ठीक है। बिंबिसार ने जो है चंद्रप्रद्योत कौन था आपको बहुत अच्छे से पता है, कहाँ का बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। उससे दोस्ती कर रखी थी और जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो अपने एक फिजिशियन जीविका को भी भेजा था, ठीक है। अवंती के किंग थे चंद्रप्रद्योत, याद रखिएगा, ठीक है। उदयन का नाम कहीं भी आ जाएगा तो याद रखिएगा पाटलिपुत्रा से रिलेटेड है, पाटलिपुत्रा का एस्टेब्लिशमेंट ये सब ने किया था, ठीक है। तो हरियंका, शिशुनाग, नंदा आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। शिशुनाग ने डिफीट किया था अवंती को और उसके बाद अपने साथ मगध में मिला लिया था, ठीक है। आगे आते हैं ठीक है। तो आपको हरियंका, शिशुनाग, नंदा के बारे में तीनों चीज़ पता होना। हरियंका का मेन जो है पूछा जाएगा कौन है, बिंबिसार, ठीक है। हरियंका का कौन, बिंबिसार, ठीक है। शिशुनाग में पूछा जाएगा कौन है मेन, तो काला अशोक, ठीक है। और नंदा में आपको पता है महापद नंदा, इन्होंने कलिंगा की पहली लड़ाई जीती थी, ठीक है। लास्ट रूलर थे इसके घना नंदा, और इन्होंने ही जो कौटल्या की बेइज्जती की थी बाद में जो है सो आपको पता है कि क्या हुआ था। कौटल्या ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसी के बाद जो है सो कि मौर्य डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट होती है। फिर आपको यहाँ पे याद रखना मुद्रा राक्षसा किसका है, विशाखदत्ता, बैटल बिटवीन नंदा एंड मौर्य, ठीक है। नंदा डायनेस्टी के टाइम में ही जो जब लास्ट में सिकंदर का आक्रमण होता है और वो लोग वापस चले जाते हैं बियास नदी से, ठीक है। इसके बाद कौटल्या जो दिल पे बात ले लेते हैं, जो धना महापद नंदा ने जो उसकी बेइज्जती की थी, तो उसके बाद वो मौर्य डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ कौटल्या चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सो मौर्य डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, जस्टिन एंड स्ट्रैबो बोलते हैं। कन्फर्म किसने किया था, विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी बोला जाता है, किसके द्वारा, प्लूटार्क के द्वारा, ठीक है। पहला जो एम्पायर इंडिया में किसके द्वारा, मौर्य एम्पायर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते हैं किसको, सेलेसस निकेटर को, और उसके बदले में काबुल, कंधार ये सब ले लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, 500 हाथी देते हैं, ठीक है। सेलेसस निकेटर जो है सो मतलब क्या करता है, अपनी आपको पता है बेटी से शादी करवा देते हैं उनकी, तो उसके बाद वो अपने मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जो कि लिखता है इंडिका किताब, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने लास्ट टाइम में जैनिज्म के तहत जो है सालिखाना विधि से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। मेगास्थनीज इंडिया बताता है कि इंडियन सोसाइटी 7 भाग में डिवाइडेड है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार। बिंदुसार भेजता है अपने बेटा अशोक को कि जाओ तक्षशिला का रिवॉल्ट को रोको। अशोक क्या करता है, गद्दी पर बैठने से पहले 4 साल का गैप लेता है, क्योंकि उसके 99 भाई थे, सबको मार देता है, ताकि उसको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मेरे को कल को कोई मार के चढ़ सकता है। तो और अशोक के इंस्क्रिप्शन नाम कहाँ पता चलेगा, तो मस्की, गुज्जर, नेलूर, इन सब में अशोक का नाम पता है, ठीक है। अशोक ने जब 9वीं साल में था तब अपने शासन में तब उसने कलिंगा का वार जीता था। कलिंगा के बारे में 13th इंस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है। और जब कलिंगा का वार जीत गया तो अशोक जो है बुद्धिज्म अपना लिया, धम्मघोष। पहले क्या था, भेरी घोष, बहुत लोगों को मारा, उसके बाद धम्मघोष, ठीक है। दिव्यादान जो है किताब है वो बताती है कि अशोक जो बुद्धिज्म में गया तो उसको शिक्षा उपगुप्ता ने दी, ठीक है। अब ये जो किसने कौन सा बुद्धिस्ट किया वो हम लोग लास्ट में बताएंगे एक साथ, ठीक है, याद रखना। मौर्य एम्पायर का जो लास्ट रूलर था वो कौन था, बृहद्रथ। उसको किसने मारा, पुष्यमित्र शुंगा ने, उसी ने बनाई उसके बाद शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्य एम्पायर में आपको पता है कि क्या क्या होना है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन 6 समिति में बटा हुआ था और हर एक के 5-5 मेंबर थे, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 30 मेंबर, याद रखिएगा। वीआईपी अवंती का कैपिटल उज्जैन, ठीक है। सामरता मतलब क्या होता है, टैक्स, ठीक है। एग्रीकल्चर में से जो टैक्स लेते थे लोग 1/6 लेते थे, ठीक है। और मौर्य का पोर्ट कौन सा है, भरूच। वही गुप्ता में बोलूँगा ताम्रलिप्ति, ठीक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार 7 टाइप के पीपल थे, लेकिन कोई सेलेब्रिटी नहीं थी, लेकिन कौटल्या बोलता है कि भाई सेलेब्रिटी थी यहाँ पे। अशोक ये जो मौर्य की जो है एक यक्षिणी स्टैच्यू मिलती है पटना के दीदारगंज में, ठीक है। फिर बुद्धिज्म में आपको बहुत अच्छे से पता है, 8फोल्ड पाथ, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है, बढ़िया। इनका 8फोल्ड पाथ है, टू एलिमिनेट सोरो, ठीक है। बर्थ को लोटस से दिखाया गया, यंग में बुल को, डेथ को स्तूपा से। इनके जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में वज्रयान की पढ़ाई की जाती है और नालंदा में महायान, ठीक है। 2 इसका जो है, महायान मतलब जो चेंजर्स होते हैं, जो बदलाव जरूरी है, और हीनयान मतलब कोई चेंजर्स नहीं। तो वी फॉर विक्रमशिला, वी फॉर वज्रयान, ठीक है। अब इनका 3 पिटक होता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक सबसे बड़ा है, आनंद ने लिखा है, ठीक है, इसमें उपदेश वगैरह। विनय पिटक छोटा है, उपाली ने लिखा है, रूल रेगुलेशन है। अभिधम पिटक मोगलीपुत्र ने। अब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, राजगीर में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर। पहला किसने किया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर उसका प्रिजाइड किस किसने किया, महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्र, टेश,
ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाएगा, सूत पिटक विनय पिटक किसमें बना, पहले में बना, ठीक है, तो याद रखना है। हीनयान महायान फोर्थ में टूटा, ठीक है। चैत्या मतलब क्या हो गया कि वो प्लेस जहाँ पे ये लोग वर्शिप वगैरह करते थे, ठीक है, बढ़िया। जैनिज्म आपको पता है कि ऋषभ देव पहले थे, 23वां पार्श्वनाथ, ठीक है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जैन काउंसिल पहला कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र वल्लभी, ठीक है। भद्रबाहु और स्थलबाहु, आपको दिगंबर और श्वेतांबर पता होगा। दिगंबर वो जो नंगे रहते थे, श्वेतांबर जो कपड़े पहनते थे। इसके जस्ट बाद आते कुषाण डायनेस्टी, उसमें कनिष्का का कैपिटल जो था पेशावर और मथुरा, ठीक है। इस दौरान जो है सो पुरुषपुर भी माना जाता है। इस दौरान गंधार और मथुरा कला बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपको पता है कनिष्का के दौरान हुआ था। फिर गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त वन को रियल फाउंडर बोला जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसने इसको कंफर्म किया, तो स्मिथ ने कंफर्म किया। हरिसेन किसके कोर्ट पर थे, तो बताना समुद्रगुप्त के। इन्होंने लिखी थी प्रयाग परिस्थिति। इन्होंने किस किस को हराया था, तो 9 किंग नॉर्थ के, 12 किंग साउथ के। इनको कविराज बीना बजाते हुए भी। साकाज की एंट्री किसके दौरान होती है, तो रामगुप्ता के दौरान। इसको मारे कौन, चंद्रगुप्त और राजा बन के, क्योंकि रामगुप्त की बीवी को उठा के ले गए थे। तो साकाज को किसने हराया, चंद्रगुप्त ने। वही पूछेगा हुनाज को, तो आपको पता है स्कंदगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त के दौरान ही पायन आए थे। चंद्रगुप्त किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मेहरौली आनंद पिलर से रिलेटेड है। 9 रत्न है चंद्रगुप्त के दरबार में। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्टेब्लिश किया, कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने किसको हराया, हुनाज को हराया, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे इसके, विष्णुगुप्त, ठीक है। और इनका पोर्ट क्या था, गुप्तास का ताम्रलिप्ति पोर्ट। देश भुक्ति विषय ग्राम, मतलब देश सबसे बड़ा, फिर उसे मतलब हो गया स्टेट। भुक्ति विषय मतलब हो गया मतलब टाउन, और ग्राम मतलब गांव, ठीक है। रुपए का मतलब सिल्वर कॉइन, दिनार मतलब गोल्ड कॉइन, ठीक है। इस दौरान जो है 2 टाइप के जो मतलब मंदिर का जो शैली होता है, नागर शैली होता है नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में होता है द्रविड़ शैली। ये मंदिर निर्माण की बातें हैं, ठीक है। पाल डायनेस्टी किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा, ठीक है। और ओडंतीपुरी इन्होंने जो है सो एस्टेब्लिश किया था। इसके बेटे थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, जहाँ बजरियान की पढ़ाई होती थी। उसका बेटा देवपाल, उसने कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट किया, ठीक है, बढ़िया। फिर देवपाल ने जो 5 विलेज जो है जवा के किंग बालपुत्र देव को जो दिया था, ताकि जाओ तुम लोग विहार वगैरह रहने वगैरह का बनाओ नालंदा में, ठीक है। फिर एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू पाला डायनेस्टी में किसने सबसे ज़्यादा, तो धीमन और विटपाल में। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, बिहार स्पेशल का मॉडर्न। पोर्टुगीज पहली बार है, आपको पता है PDEF, ठीक है। क्या पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। पहली फैक्ट्री कब लगी, 1632 में। ब्रिटिशर्स कब है, 1620 में। पीटर मुंडी बिहार है। फैक्ट्री कहाँ लगे, गुलजार बाग में, ठीक है। मुगल किंग फारूक सियार 1717 में आया, और ब्रिटिशर्स को बोला कि जहाँ बिजनेस करना है करो, ठीक है। तो उनको जो इसी को जो है 1717 वाले को फारूक सियार ने जो किया, वो मैग्ना कार्टा ऑफ EIC कहा जाता है। फिर फारूक सियार ने जो मुर्शिद कुली खां को नया गवर्नर बनाया। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बनता है, ठीक है। वो अलीवर्दी खां को उप सूबेदार बनाया जाता है, ठीक है। सरफराज खान को जो है सो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। बाद में होता क्या कि अलीवर्दी खां जो है गवर्नर बन जाता है सरफराज खान को मार के, क्योंकि उसको देखा नहीं जाता है कि मैं इतने दिन से हूँ और मैं छोटे पद पर हूँ। गिरिया की बैटल में जो है सो अलीवर्दी खां किसको मार देता है, सरफराज खां को। बाद में फिर आता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में झगड़ा होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है होवेल के द्वारा, जिसमें 146 लोग थे, अंग्रेजों को मार दिया जाता है, 123 अंग्रेजों को। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757 को साइन होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्लाइव को तो मौका चाहिए था, वो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला भागीरथी नदी पे, वो अपने साथ मीर जाफर, मानिक चंद, इन सबको एक साथ कर लेता है और सिराजुद्दौला से लड़ता है। मीर जाफर के बेटे को बोलता है मीरान को कि जाओ सिराजुद्दौला को मार दो, तो मीर जाफर क्या करता है, जाके मार देता है। उसके बाद किंग बन जाता है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम चूंकि बहुत होशियार था, उसको पता था कि मैं अगर यहाँ रहा तो ब्रिटिश का पपेट बन के रहना पड़ेगा, तो वो क्या करता है अपना मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल लेके चला जाता है, ठीक है, और पटना जीत जाता है। बाद में एक एलिस जो है वो पटना आता है और पटना जीत जाता है। मीर कासिम को देखा नहीं जाता है और वो पटना में उसकी हत्या कर देता है, इसी को पटना मर्डर केस कहते हैं। बाद में मीर कासिम को भगा दिया जाता है, ठीक है। अब मीर कासिम को जब भगा दिया तो उसको भी डर रहता है कि मैं क्या करूँ, तो मीर कासिम क्या करता है, सुजाउद्दौला और शाह आलम II के साथ अपना गुट बनाता है और EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके लड़ता है। इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। और इस दौरान कौन ब्रिटिशर्स को लीड करते हैं, तो मुनरो लीड करते हैं, और उसमें 22 अक्टूबर 1764 को EIC जीत जाती है, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग जाके अब आराम करो, 26 लाख पेंशन देंगे, अब बदले में हमको पूरे EIC को जो है पूरी EIC को दीवानी चाहिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की, ठीक है। फिर रॉबर्ट क्लाइव आते 1765 में। वारेन हेस्टिंग 1772 में जो है तो डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव करते हैं उसको हटा देते हैं। लास्ट नवाब ऑफ बंगाल मुबारक-उद-दौला। सिताब राय को उसी दौरान बिहार टैक्स कलेक्शन के लिए जो है सो चुना जाता है, ठीक है। फिर आपको पता है संथाल 1855-56, ये सब मुंडा, उलगुलान विद्रोह, कोल रिवॉल्ट, बुद्धो भगत 1831-32, ये सब पता है। फिर बिहार में वहाबी मूवमेंट होता है, सैयद अहमद बरेलवी, सितना पटना, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, आपको पता है। फिर नोनिया रिवॉल्ट होता है। नोनिया रिवॉल्ट क्या होता है, जो ये सॉल्ट पीटर सब जो बम बनाते वो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, ये सबसे रिलेटेड ये लोग पूर्णिया तक पहुँच गए थे, याद रखना है, ठीक है।
लोटा रिवलियन, मुजफ्फरपुर जेल में जो है सो रिवोल्ट होता है कि मतलब ये लोग को पीतल का लोटा चाहिए, फिर ये लोग से ब्रिटिशर छीन के मिट्टी का देते हैं, तो उसके कारण होता है, ठीक है। फिर 1857 की लड़ाई आपको पता है, मंगल पांडे 34वां इन्फेंट्री, आपको पता है वो ग्रीज्ड काटेज और गाय वगैरह का जो ये सब देते हैं, तो इसके कारण शुरू हुई थी, 10 मई को शुरू हुई थी, आपको पता है, मेरठ से दिल्ली तक। बिहार में ये 12 जून 1857 को रोहिणी ऑफ देवघर से शुरू हुई थी, जिसको कि लीड किया था पीर अली ने, बुक सेलर था, जो कि ओपीएम एजेंट आरलोएल की हत्या कर देता है, और बाद में जिसको सप्रेस कौन करता है, टेलर, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह को कोई सपोर्ट कहाँ से नहीं मिला था, वो बिहार से लड़े थे, आरा से, तो उनको मध्य प्रदेश से सपोर्ट नहीं मिला। डगलस की गोली लगती है, फिर ली ग्रैंड से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, और ये लास्ट बैटल होता है, और उसके बाद उनके भाई अमर सिंह जो है इसको संभालते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे, ठीक है। 27, 37, 54 जो होता है 1912, 22, 40 3 होता है सेशन, बाकीपुर, गया, रामगढ़, आर एन मधुलकर, सी आर दास, मौलाना अब्दुल कलाम, ऐसे याद रखिए, 12, 22, 40 बाकीपुर, गया, रामगढ़, आर एन मधुलकर, सी आर दास, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद कुछ है, ठीक है। बंगाल पार्टीशन 16 अक्टूबर को, ये सब आपको पता ही है। फिर इसमें जो बिहार का है वो याद दिलाता हूँ, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उसके वो बनते हैं, बंगाल पार्टीशन कैंसिल होता है, पता है आपको। मुजफ्फरपुर बम केस में 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी वगैरह हो जाती है। होम रूल लीग आपको पता है 16 में बिहार में मौलाना मजरूक हक के उस पर बनता है एक ब्रांच, ठीक है। और ये होम रूल लीग किसका ब्रांच होता है, तो एनी बेसेंट का। चंपारण सत्याग्रह बताने की जरूरत नहीं है, गांधी जी आते हैं, हार्डकॉक बोलते हैं गांधी जी आप जाइए, तो बोलते हैं आज जेल होगा कल बेल होगा, आज जेल हुई कल बेल हुई। फिर चंपारण एग्रीयन कमेटी बनती है 6 मेंबर की, उसमें गांधी जी भी मेंबर रहते हैं, इसको लीड करते हैं अब्जी सलाई, ठीक है। उसके बाद दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20, स्वामी विद्यानंद, बर्खास्त में आपको पता है सहजानंद सरस्वती, किसान सभा पहली बार 1922 में मुंगेर, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, 28 में स्वामी सहजानंद, 29 में फिर सोनपुर में होता है स्वामी सहजानंद, और लास्ट में 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद। इसमें इंपॉर्टेंट किसान नेता में अंबारी सत्याग्रह में राहुल संकीर्तन सिवान, कार्यानंद शर्मा मुंगेर, स्वामी विद्यानंद दरभंगा, यदुनंदन शर्मा गया, ठीक है। फिर खिलाफत 1919-23 पटना में हसन इमाम, नॉन कॉपरेशन 1920 में होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना लॉयरशिप छोड़ देते हैं। रॉय साहब जो महेंद्र प्रसाद है वो भी जो है सो मतलब राजेंद्र प्रसाद के भाई, ये भी मजिस्ट्रेट से वो अपना छोड़ देते हैं। बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921, ठीक है। वाइस चांसलर कौन होते हैं इसके, मजरूल हक, ठीक है, याद रखना है। मजरूल हक इस्टेब्लिश करते हैं सदाकत आश्रम, किससे ज़मीन लेके, खैरू मियाँ से। मजरूल हक का ही न्यूज़पेपर है द मदरलैंड। 4 फरवरी को चौरा चौरी होता है। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है गया में, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे से। 1900 बिहार में जो है स्वराज पार्टी 1923 में, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली 1922 सेशन में वहाँ पे हुआ था मेन में, ठीक है। यहाँ पर चेयरमैन रहते हैं नारायण प्रसाद अब्दुल बारी, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस आपको 1934 वाला याद रखना है, जेपी नारायणन और नरेंद्र देव। सिविल डिसोबीडियंस होता है कंप्लीट स्वराज, लाहौर सेशन 1929 पता है आपको। गांधी जी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च, ये सब चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो मई 1930 में स्वदेशी लीग सर अली इमाम जो है स्टार्ट करते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए जो है छपरा जेल के जो कैदी हैं वो नंगी हड़ताल पे चले जाते हैं। तो कल को क्वेश्चन पूछ देगा नंगी हड़ताल किससे रिलेटेड है, तो सिविल डिसोबीडियंस इन बिहार, ठीक है। फिर चौकीदारी अभियान बिहार में शुरू होता है, टैक्स वगैरह नहीं देंगे। राजेंद्र प्रसाद को बाद में जेल कर दिया जाता है। फिर बिहार में इलेक्शन होता है, कांग्रेस 98 सीट जीतती है आउट ऑफ 152। मुस्लिम लीग भी रहती है, तो पहले बोला जाता है कि हम लोग नहीं बनेंगे सरकार को, मुस्लिम लीग में मोहम्मद यूनिस कुछ दिन के लिए बनते हैं। फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह सीएम बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 वाला जो मैंने आपको बताया था, 38 में क्यों रिजाइन करते हैं, 39 में। 38 में इसलिए क्योंकि हमारे प्रिजनर को छोड़ दो, तो वो छोड़ देते हैं, तो। और 39 में क्यों हम लोग रिजाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग से बिना पूछे हम लोग को वर्ल्ड वार 2 में जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है। करिए बढ़िया। क्रिप्स मिशन जो है सो 8 अगस्त 1942 का तो फेल हो जाता है। गांधी जी इसको पता है आपको, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। और क्रिप्स मिशन के फेल होते हैं, हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बलदेव साहे जो है रेजिग्नेशन पोस्ट रिजाइन कर देते हैं एडवोकेट जनरल पोस्ट से। 11 अगस्त 1942 को आपको पता है कि जो है सो कुछ बच्चे झंडे फहराने की कोशिश करते, आर्चर जो हैं वो गोली चलाने का आदेश देते और 7 लोग की हत्या हो जाती है, ठीक है। आज़ाद दस्ता जेपी नारायण हजारीबाग जेल से भागते हैं, नेपाल बकरी के टापू पहुंचते हैं वहाँ, ठीक है। उसी दौरान राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, ये लोग जो है सो पूरे तरीके से रेडियो वगैरह को चलाते हैं, ठीक है। अरुण आसिफ अली होस्ट जो करते हैं झंडा को, कहाँ, बॉम्बे में। सरदार नित्यानंद सिंह, इन सबको जितने लोग थे इन सबको ट्रेनिंग कौन देते हैं, सरदार नित्यानंद सिंह। फुलेना प्रसाद जो है सिवान में, इनको भी हत्या हो जाती है। सेपरेट बिहार का क्रेडिट किसको जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स के जो एडिटर हैं वो कौन है, महेश नारायणन, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार दिल्ली में लगता है, अनाउंसमेंट होता है, और बिहार जो है 22 मार्च 1912 को सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न जो है बिहार स्पेशल का खत्म हुआ। अब बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी, ठीक है। तो बिहार का ज्योग्राफी को डिवाइड करेंगे तो मॉन्टेरियस, टेरेन, प्लेन और प्लेट्यू में। प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धारवाड़ और विंध्यन, ठीक है। सोमेश्वर रेंज जो है अगर आप देखिएगा तो यहाँ से कौन निकलती है, बूढ़ी गंडक निकलती है। नॉर्थ गंगा का दोआब, साउथ गंगा का दोआब, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ गंगा के दोआब में कौन कौन है, घाघरा गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा। साउथ गंगा में गंगा सोन, मगध और अंगा, ठीक है।
प्लेट्यू में देखिएगा तो धारवाड़ सबसे पुराना है। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे नया में कौन है, तो प्लेन एरिया जितना होता है हमेशा नया होता है। बिहार का क्लाइमेट कैसा है, तो सब ट्रॉपिकल, ठीक है। कोपेन ने नॉर्थ बिहार को CWG, साउथ बिहार को AW में बांटा है। अगर आप 3 जोन देखिएगा, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, 3B, तो जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे ज़्यादा जोन 1 में, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जोन 1 में आपको कमेंट में बताना कि नॉर्थ ईस्ट है कि नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो अपना बिहार का है, एक साइड हिमालय से है और दूसरी साइड प्लेट्यू से घिरा हुआ है, बीच से गंगा नदी बहती है। हिमालयन रिवर क्या होता है, जो पूरे साल बहती है नॉर्थ से साउथ, जैसे गंगा, गंडक, कोसी, महानदी। प्लेट्यू पेनिनसुलर रिवर क्या होता है, जो छोटा छोटा होता है, मतलब हमेशा पानी नहीं रहता है, बारिश पे डिपेंड होती है। सोन, पुनपुन, फल्गु, ठीक है। फल्गु मतलब क्या होता है, फल्गु कौन कौन से 2 नदी से मिलकर बनती है, निरंजना और मोहना। फतुहा में जो है सो फल्गु गंगा से आके मिलती है। गंगा का लेंथ कितना है बिहार में, 445 किलोमीटर, ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्ट होकर बहती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। घाघरा का दूसरा नाम सरयू उत्तर प्रदेश में। गंगा, गंडक कोई नारायणी भी कहा जाता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर से, ठीक है। इसी का ट्रिब्यूटरी है मासन, बालोर, ये सब। बागमती कहाँ से, सीतामढ़ी। कोसी कहाँ से, कोसी को सप्तकोसी कहा जाता है, बिहार का शोक, ठीक है। महानंदा नदी किशनगंज से निकलती है। कर्मनासा बाउंड्री बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ, इसी को अपवित्र नदी कहा जाता है, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की हिल से, ठीक है, याद रखना है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर। फल्गु, निरंजना और मोहना से मिलकर बनती है, ठीक है, बढ़िया। रिवर प्रोजेक्ट में आपको पता है सोन नदी पे कौन है, देहरी, ठीक है। गंडक नदी पे आपको पता है त्रिवेणी कैनाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर वाटरफॉल में काकोलथ, नवादा, काकोना, दुर्गावती, रोहतास, कर्मनासा, बक्सर, धुआं कुंड, सासाराम, मंझर कुंड, सासाराम, तुतला भवानी, सासाराम, जियार कुंड, भोजपुर, तेलहर कुंड, कैमूर, ठीक है। लेक्स में आइए, कवर झील बेगूसराय, घोघा, कटिहार, कुशेश्वर, दरभंगा, घोड़ा कटोरा, राजगीर, अनुपम, कैमूर, सिमरी, सहरसा, जगतपुर, भागलपुर, मोतीलेक, मोतिहारी, सरियामान, बेतिया, पिपरामान, मोतिहारी, ठीक है। त्रिवेणी कैनाल कहाँ है, गंडक में, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉइल ऑफ बिहार पूछेगा कैसा है, तो एलुवियल या कछारी। ओल्ड, अब आपको पता है एलुवियल सॉइल 2 टाइप की होती है, खादर और बांगर। खादर मतलब नया, बांगर मतलब ओल्ड, ठीक है, बढ़िया। करैल केवाल सॉइल मतलब क्या होता है कि जो होता है बांगर सॉइल, हैवी क्ले जो होता है, करैल केवाल बोलते हैं, ठीक है। माउंटेन सॉइल पूछेगा कहाँ मिलता है, वेस्ट चंपारण में, ठीक है, ठीक है। आपसे पूछेगा ताल सॉइल कहाँ होता है, तो याद रखिएगा जो पानी से लबालब साउथ साइड में होता है, साउथ बिहार, ठीक है। नॉर्थ बिहार का पूछेगा तो याद रखिएगा चौड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौड़, ठीक है, बढ़िया। बिहार का जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप का है, तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल कितनी है, 12। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण, भीम बांध मुंगेर, गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी गया, कंवर झील बेगूसराय, कैमूर रोहतास, नागीनट्टी जमुई, ठीक है, राजगीर नालंदा, उदयपुर वेस्ट चंपारण, रजौली नवादा, कुशेश्वर स्थान बोलिए दरभंगा, विक्रमशिला भागलपुर और बरैल सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी भी खत्म, ठीक है। अब आइए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन 179, ठीक है। इंडिया कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, किस किस के बीच में, तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ईस्ट में हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो इसलिए इंडिया पूछेगा किसमें, हेमिस्फेयर में, तो नॉर्थ ईस्ट 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 68 से 97, ठीक है। नॉर्दर्न पॉइंट पूछेगा इंदिरा कोल, साउदर्न पॉइंट पूछेगा इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन भी कहते हैं। ईस्ट में पूछेगा तो आपको पता है अरुणाचल की भी, तो वेस्ट में पूछेगा तो गुजरात का और माता, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन 82.5 डिग्री कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो यूपी एमपी एपी COD छत्तीसगढ़ उड़ीसा 5 जगह से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 जगह से, 8 स्टेट से, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इंडिया का अगर 100% एरिया टोटल वर्ल्ड में मानेगा तो इंडिया उसमें से कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो 2.4%। बिहार का एरिया पूछेगा तो मतलब कितना हुआ है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कोस्टल स्टेट कितना है, 9 है। अभी कोस्टल लाइन की जो है वो बढ़ के इंक्रीज हो गई है, अपनी कोस्टल लाइन 11,098 किलोमीटर है, तो पूछा जा सकता है। फिर कल को कोस्टल बेस लाइन पूछेगा कितना माइल, तो 12 नॉटिकल माइल। फिर इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन तो 200 नॉटिकल माइल, इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा है स्टेट, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। म्यांमार के साथ आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। स्मॉलेस्ट लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ, मैक्सिमम किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर IST के साथ कहाँ काटता है, तो बाघेलखंड, इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, ठीक है, बढ़िया। फिर आपको पता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस का 3 पार्ट, काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर। फिर ट्रांस और मिडिल के बीच, ट्रांस और ग्रेटर को बीच में कोई ना कोई डिवाइड करेगा, तो इंडस यार्लुंग सचर जोन, ठीक है, इंडस यार्लुंग सचर जोन। अब ग्रेटर में जो है आपको पता होना चाहिए, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ठीक है, याद रखना है।
सबसे वेस्ट में पूछेगा तो नंगा पर्वत, और सबसे ईस्ट में पूछेगा तो नामचा बर्मा, ठीक है। ग्रेटर और मिडिल को कौन करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मिडिल और शिवालिक को तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। फिर मिडिल का पार्ट जो है पीर पंजाल, धौराधर, नागटिबा, महाभारत, आपको ने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। शिमला मनाली यही है, ठीक है। अब ये तो ऊपर से नीचे आया, वेस्ट टू ईस्ट जो नदी काटती है, तो सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, ठीक है। काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहंग के बीच में असम हिमालय, ठीक है, बढ़िया से पता है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो इंडिया किसका पार्ट था अर्लियर, गोंडवाना का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। या अरावली का हाईएस्ट पीक पूछेगा तो गुरु शिखर है, कहाँ से ये, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है, याद रखना है। फिर विंध्यन और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी बहती है, वीजा नारा, याद कराया था, विंध्यन, सतपुरा, नर्मदा, ठीक है। विंध्यन माउंटेन जो है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को दो भाग में बांटता है, ठीक है। फिर महादेव, रेपिपला, मैकाल, ये सब किसकी पहाड़ी है, तो सतपुरा की। मैकाल से आपको पता है अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा सोन, ठीक है। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमोड़ी, ठीक है। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जिंदगाड़ा, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक अनाईमोड़ी, ठीक है। अंडमान निकोबार 10 डिग्री जो चैनल है किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार, और डीप में जाके बोलूँ तो लिटिल अंडमान, कार निकोबार। 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव से, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप से। जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, ये तीनों जम्मू में है। जोजिला श्रीनगर को ले से, श्रीनगर को जम्मू से, बुर्जिला बनिहाल जवाहर टनल पे। हिमाचल में बारालाचला, सिपकिला, रोहतांग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिपकिला से ही सतलज नदी निकलती है। उत्तराखंड में मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड। सिक्किम में जलेपला, नाथुला। अरुणाचल में बॉमडिला। पाल घाट किस किस को मिलाता है, नीलगिरी, अनामलाई। भोर घाट याद है, भोर, भोरे भोर पुणे जाएंगे, भोर को मुंबई से पुणे। थाल में नहीं जाएंगे, थाल में ना, मतलब थाल में मुंबई से नासिक, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, याद रहेगा। रोहतास किसका पार्ट है, तो विंध्यन का पार्ट है, ठीक है, याद रखना है। नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, मैंने आपको बताया। टर्सरी रॉक का एग्जाम्पल कहाँ, वेस्ट चंपारण, ठीक है, याद रखना है। वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र वगैरह में सह्याद्री, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी, ठीक है, बढ़िया। लिखापानी ग्लेशियर पूछे कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया पूछे तो K2, ठीक है। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया 11,098 मैंने आपको बताया था। इंडिया का रीजनल कितना तक फैला है, तो 12 नॉटिकल माइल। लक्षद्वीप आइलैंड में कितने आइलैंड है टोटल, लक्षद्वीप आइलैंड में 36, याद रखिएगा 36, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नदी पे आते हैं। नदी भी दो टाइप से, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन में क्या आ जाएगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। पेनिनसुलर में वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो इसमें महानदी, तापी, कावेरी, गोदावरी ये सब आती है। वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग में देख लीजिए। साउथ इंडिया के पूछा जाएगा सबसे लार्जेस्ट, तो याद लॉन्गेस्ट, तो याद रखना गोदावरी, ठीक है। अब ये होता क्या है कि वेस्ट फ्लोइंग नदी जो अपना पानी अरबियन सी में गिराती है, ईस्ट फ्लोइंग अपना बे ऑफ बंगाल में गिराती है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, जो माउंटेन वगैरह बनने से पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। सिंधु रिवर सिस्टम, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलुज, 5 इसका है, ठीक है। इसको पंचनद कहा जाता है। अब कैलाश मानसरोवर से 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा। सिंधु कहाँ से निकलती है, बोखरचू से। सतलज कहाँ से निकलती है, सिपकिला पास से। और सतलज नदी है जो तीनों माउंटेन रेंज को काटती है। सिंधु के राइट साइड में देखिएगा तो लेह शहर है, ठीक है। सिंधु की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी चेनाब। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो बेरीनाग से, ठीक है। चेनाब किस किस से मिलकर बनती है, तो चंद्रा प्लस भागा, ठीक है। सतलज नदी तीनों को काटती है, और सतलज कहाँ से निकलती है, सिपकिला पास से, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। उसका चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज राकस ताल बताया मैंने आपको, ठीक है। सिंधु वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। इसके तहत ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है RBS, रवि, व्यास, सतलुज, हम लोग को इसका पानी मिलेगा। बस आप इतना याद रखिए, RBS ईस्ट फ्लोइंग रिवर का, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर से निकलती है। जमुना इसको बोलते हैं बांग्लादेश में, छेमियोंगडोंग ग्लेशियर से, ठीक है। 3 देश से होकर बहती है, तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है। माजुली रिवर आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ही लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी को लोहित, दिबांग, धनेश्वरी, राइट साइड को सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, ठीक है। अब गंगा पे आते हैं तो भागीरथी, अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, इसको वहाँ गंगा कहते हैं। फिर उसका ये प्लेन में उतरती है, हरिद्वार में। 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्रा मिलती है, ठीक है। मेघना और बराक मिल के आके गंगा से मिलती है, तो इसको मेघना कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गंगा के राइट साइड में यमुना, सोन। यमुना सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है, तो बंदरपूछ से। वही पूछे सोन कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। कोसी गंगा से कहाँ मिलती है, तो याद रखना है कुर्सेला में। स्वर्णरेखा नदी के बारे में सुना होगा, नगरी विलेज से निकलती है, 3 स्टेट होकर गुजरती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। गोदावरी नदी का लेंथ कितना है, 1465। कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकम हिल से, ठीक है। बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। कृष्णा कहाँ से, महाबलेश्वर से। मैंने आपको बताया था कृष्णा महाबेवकूफ़, ऐसे करके मेरा पड़ोसी है कृष्णा, वो महाबेवकूफ़ है। तो कृष्णा कहाँ से, महाबलेश्वर से। कावेरी लड़की का नाम है, तो ठीक है। तो कावेरी प्यार में गिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी गिरी, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर अरबियन सी नदी जो है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसका एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस देखें तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी,
ठीक है। मांडवी ज्वारी, ठीक है, ऐसे करके इसको याद रखना है, ठीक है। गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है, मैंने आपको बताया। लूनी ऐसी नदी है जो कि रन ऑफ कच्छ में जाके खो जाती है। माही नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, ठीक है। विंध्या और सतपुरा के बीच से बहती है नर्मदा, सतपुरा और अजंता के बीच से बहती है ताप्ती, ठीक है, बढ़िया। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, अपना पानी कहाँ निकालेगी, अरबियन सी में। तापी भी वही सेम है, ठीक है। अब आपको अरबियन सी के बारे में और बे ऑफ बंगाल वाले के बीच में अंतर पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल वाली जो रिवर है वो डेल्टा बनाती है, अरबियन सी रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ, अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। कितने गंगा नदी पर डिस्ट्रिक्ट हैं, 12। गंगा से फतुहा के पास कौन मिलती है, पुनपुन। गंडक का दूसरा नाम नारायणी, ठीक है। रिफ्ट वैली से होकर कौन कौन बहती है, नर्मदा ताप्ती। सोन नर्मदा महानदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, ठीक है। मानस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा ताप्ती गंगावली। चंद्रभागा मिलकर क्या बनाते हैं, चेनाब, ठीक है। लैंडलॉक नदी का एग्जाम्पल लूनी, त्रिवेणी कैनाल, गंडक। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वुलर, ठीक है। केबुल लेमजो नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको पता है, मणिपुर। भाखरा नंगल पंजाब हरियाणा राजस्थान। पहलगाम कौन सी नदी, लिद्दर, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक वुलर, ठीक है। पट्टिसीमा प्रोजेक्ट कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। हीराकुंड डैम किस नदी पे, महानदी। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून पता है आपको, जून में आता है केरला में, ठीक है। प्री मानसून जो है वो भी काउज करता है रेन, जैसे अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई। वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर, असम में चाय वर्षा, केरला में मैंगो स्वर कहते हैं, ठीक है, बढ़िया। कोल्ड ठंड में जो बारिश होती है इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। मिनिमम रेन इंडिया में कहाँ होता है, लेह में। ड्राइस्ट प्लेस पूछेगा तो जैसलमेर, ठीक है। इंडिया रिसीव मैक्सिमम हैवी रेनफॉल कौन से मानसून से, तो साउथ वेस्ट मानसून से, याद रखिएगा। करेवा सॉइल जो है जम्मू कश्मीर में मिलता है, सेफ्रॉन के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1-2 चीज़ें एग्रीकल्चर से। रबी क्रॉप आपको पता है, इसका एग्जांपल वीट बार्ली। खरीफ का राइस कॉटन मेज ग्राउंडनट, ये सब। सेफ्रॉन कश्मीर में ही पाया जाता है, ठीक है। रबर कहाँ, केरला में, ठीक है। बिगेस्ट पोर्ट पूछेगा तो आपको पता है मुंबई। डीपेस्ट पूछेगा तो विशाखापट्टनम। आर्टिफिशियल सी पोर्ट इंडिया का 3 याद रखिएगा, एनोर, ट्यूटिकोरिन, चेन्नई, ठीक है, बढ़िया। जायद का एग्जांपल पूछ लेगा तो वाटरमेलन याद रखिएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कौन कौन से शहर के बीच में है, तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, याद रखिएगा। पारादीप पोर्ट कहाँ है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद। मिनरल्स में याद रखिएगा, विंध्यन में आपको पता है लाइमस्टोन। जमुई में गया, बिहार स्पेशल में आपको पता है कि जमुई में क्या मिलता है, सोना मिलता है, ठीक है। आयरन में, आयरन का ओर जो है सो बैला डीला पता है आपको, छत्तीसगढ़ में। कुंद्रेमुख कर्नाटक में, ठीक है। फिर जिंक, सिल्वर, आयरन, ये सब कहाँ, जिंक, सिल्वर और पीबी कहाँ मिलता है, जवाहर राजस्थान में। कॉपर कहाँ, रिजर्व कहाँ है कॉपर का, तो राजस्थान, और प्रोडक्शन एमपी। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, कॉपर को मिस्टर से पहले प्रोड्यूस करेगा तब तो रिजर्व बनेगा, मिस्टर मतलब एम फॉर एमपी और आर फॉर राजस्थान, ठीक है। कोडरमा में माइका मिलता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ओल्डेस्ट कोल माइन कहाँ है, रानीगंज, ठीक है। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी डिगबोई, ठीक है। मैग्नीज एमपी टॉप में है। बैलाडीला आयरन का हेमेटाइट मिलता है। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कॉपर राजस्थान। क्षेत्री माइंस कहाँ है, राजस्थान में कॉपर के लिए, ठीक है। कोरबा फील्ड कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक है। कल को पूछेगा कि कौन सा रिवर वैली जो है कोल रिजर्व में रिच है, तो दामोदर, सोन और महानदी, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया खत्म, ठीक है, आपका हो गया ज्योग्राफी खत्म, ठीक है। पॉलिटी करते हैं। पॉलिटी में आपको पता है प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल में आपको पता है कि SSDR है, सोवरेन सोसाइटी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अय्यर, मुंशी, इन सब ये जो लोग ने बताया था, जिसमें मुंशी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया था कि ये क्या है, हॉरोस्कोप है, ठीक है। फिर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर आर्टिकल 14-15 की बात होती है। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, और स्टेट किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, वो 15 में आ जाएगा। 19 में आ जाएगा एक्सप्रेशन स्पीच सबसे रिलेटेड। 17 में अनटचेबिलिटी की बात करेगा, ठीक है। अच्छे से इसको देखते जाइएगा। फिर प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला था, आपको 2 नाम पता होगा। बेरुबरी केस में बोला था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट, केशवानंद भारती में बोलते हैं इट इज ए पार्ट। अब स्टेट वगैरह के जो इवोल्यूशन से रिलेटेड 2-3 कमीशन थे, जैसे धर कमीशन थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, JBB भी थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वगैरह के लिए, फैजल अली भी थे, तीनों ये नाम याद है, बस नाम पता होना चाहिए इन सब का, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन मिला था वो 239 आर्टिकल के तहत, ठीक है। फिर सिटीजनशिप के बारे में आपने बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने मेथड हैं, ठीक है। 5 मेथड है सिटीजनशिप लेने के, और 3 मेथड हैं जिससे सिटीजनशिप आप गवा सकते हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया, ठीक है। फिर कल को मैं आपसे पूछ दूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कब है, तो आर्टिकल 360। सिक्किम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना था। 169 क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना या टूटना। 6 स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है, कौन सा है, बम तक, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, 1/3 सीट जो है वुमेन वगैरह के लिए। कल को मैं फिर पूछ दूँ 97 क्या है, तो क्या बोलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। कल को मैं पूछूँ 91 क्या है, तो मिनिस्टर वगैरह से रिलेटेड है। फिर 52वां पूछूँ तो एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर 61वां पूछूँ तो वोटिंग एज को कम करना। 73 पूछ दूँ पंचायती राज। 74 पूछ दूँ तो क्या बोलेगा, म्यूनसिपालिटी, ठीक है। तो ऐसे करके अचानक से घूमते रहना। 101 में पूछ दीजिएगा, GST वगैरह बोल दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पता है, पार्ट 3 में दे रखा है कैसे होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आपको आर्टिकल 13 के बारे में पता है, कोई भी हमारे लॉ से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, पता है ना कि, ठीक है। उसका डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या बोलता है कि अगर फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाएगा तो ब्रिटिशर्स लॉ वापस की तरह जाएगा, इसको बोला था डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। फिर एक है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये क्या बोलता है कि अगर भाई कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो उसको निकालो, पूरे इसको संविधान को जो है सो खराब मत करो, ठीक है। ये चीज़ बोला जाता है, ठीक है। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके से लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। फिर आपको 77वां अमेंडमेंट पता है कि प्रोविजन किस चीज़ के लिए है, रिजर्वेशन में SC/ST के लिए 16(4)A के में जो है 16th क्लॉज 4A के अंतर्गत में 17th अमेंडमेंट 77th 81st में बोलता है कि अगर वैकेंसी फिल नहीं तो अगले साल उसको दे दो। फिर काका कालेकर कमीशन क्या बोलता है, किसी से रिलेटेड है, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आर्टिकल 17 में आपको पता है अनटचेबिलिटी के बारे में, 18 में टाइटल वगैरह की बात करता है, ठीक है। 20 में एक्सपोस्ट फैक्टो कि आपको पुराने चीज़ के लिए वापस से सजा नहीं दिया जाएगा, डबल जियोपार्डी एक बार में 2 सजा नहीं दिया जाएगा। 21 में आपको राइट टू लाइफ पता है, मेनका गांधी केस वगैरह सब पता है, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ये सब चीज़ आपको पता है, ठीक है। 22 में वही अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, ठीक है। 23 में आपको लेबर वगैरह की बात कर देगा, 24 में आपको उसकी बात कर देगा, चिल्ड्रन वगैरह की बात कर देगा, ठीक है। 27 में टैक्स वगैरह से रिलेटेड है, 29-30 आपको माइनॉरिटी से बढ़िया पता है। फिर 32 आपको किससे बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसके तहत 5 रीट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेक्रेटरी, ठीक है, प्रोहिबिशन, ये सब चीज़, क्यू वारंटो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको DPSP पता होगा, आयरलैंड से हमने लिया 36 से 51 तक है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो 40 हो गया, जिससे पंचायती राज की बात करता है, ठीक है। फिर 44 आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। फिर 47 में न्यूट्रिशन आपको पता होगा, 48 में इरीगेशन वगैरह से रिलेटेड है। फिर 49 में मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और क्या 51st क्या बोलता है, 51st क्या बोलता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता है USSR से हमने लिया है, और ये किसके कमेटी पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कीजिए, स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट पे आते हैं तो 52 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 में क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव रोल के बारे में बोलता है। फिर एलिजिबिलिटी 35 साल, ये सब आपको पता है, कोई प्रॉफिट वगैरह की बात नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इलेक्शन में कौन कौन, तो आपको पता है लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, NCT, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सब की भी बात है, ठीक है। इम्पीचमेंट के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी हाउस से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। वही अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो कहाँ से उसका स्टार्ट होगा, ओनली फ्रॉम राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। पावर वगैरह के बारे में आपको पता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे सब इन्हीं के नाम पे लिए जाएंगे। कोई भी शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा तो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, ये सब कुछ जो है सबको जो है अपॉइंट करेगा, वो कौन करेगा, यही करेगा। 12 पर्सनैलिटी को राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा, ठीक है। पहले 2 को करता था लोकसभा में, अब उसको हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। इनका ऑर्डिनेंस पावर जो 123 में से होता है, और अगर एक बार इन्होंने ऑर्डिनेंस स्टार्ट किया और सेशन स्टार्ट हुआ तो 6 हफ्ते के अंदर पार हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे 123 में इनका ऑर्डिनेंस है, वैसे गवर्नर का 213 में है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर आपको ये सब पता है, पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के तहत है। फिर वीटो पावर है, इसमें पता है आपको कि ज्वाइंट सिटिंग वगैरह ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट के पास एक ही चॉइस है कि हाँ बोलेगा, ठीक है, बढ़िया। सहमति दे सकता है, होल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। एक एक्स्ट्रा पावर जो है गवर्नर के पास था, आपको पता है कि वो प्रेसिडेंट के उसके लिए क्या कहते हैं, रिकन्सिडरेशन के लिए, जो कि तमिलनाडु वाले केस में उसको इधर उधर करके अब उसको भी लिमिट करके 3 महीना कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर ब्रिज की तरह काम करता है स्टेट और सेंटर के बीच में 153 से 167, जो चीज़ वहाँ था यहाँ कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, बस कुछ पावर कम है। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन ऑफ ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, ठीक है, याद रखना। इंडिया जो है कैनेडियन मॉडल को अपना है गवर्नर के केस में, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। आपको सरकारिया कमीशन अगर पूछा जाए तो ये सब क्या बोलते हैं कि गवर्नर को 5 साल पूरे तरीके से काम करना चाहिए। पंची कमीशन हो गया, ये सब चीज़ जो भी है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा किससे जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से, ठीक है। ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर है। आपको मैंने हटाने में बताया था कि उधर से कहीं से भी चालू हो सकता है, लेकिन इसमें वाइस प्रेसिडेंट के केस में कहाँ से, ओनली फ्रॉम राज्यसभा जो है वो स्टार्ट होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। PM CM आर्टिकल 75 में PM हो गया, CM 164 में होता है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा एकदम बढ़िया से तगड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट वगैरह में आइएगा तो आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्यसभा वगैरह आ गया। राज्यसभा का टेन्योर 6 साल वाला जो था, हर एक 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। राज्यसभा के लिए 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, ठीक है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10 शेड्यूल क्या बोलता है, किसकी बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। फिर स्पीकर आ जाता है। स्पीकर आपको पता है स्पीकर से क्या रिलेटेड, स्पीकर ओथ वगैरह नहीं लेता है। स्पीकर विल डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होता टाइम वर्क का स्पीकर का, ठीक है। स्पीकर का कंसेप्ट हम लोगों ने लिया कहाँ से, तो UK से लिया है, ठीक है। मनी बिल आपको पता है कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ओनली इन लोकसभा, ठीक है, बहुत अच्छा। फाइनेंस बिल भी, ठीक है। नॉर्मल जो बिल होता है इन सब पे ज्वाइंट सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल वगैरह पे ज्वाइंट सेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया।
ठीक है। फिर आपको वोटिंग वगैरह सब पता होगा कि इसमें क्वेश्चन आवर होता है, इसके अंतर्गत स्टार्ट क्वेश्चन जो कि आप मौजबानी पूछते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन लिखित रूप में। 0 आवर कॉन्सेप्ट आपको पता है किसने दिया था, रवि राय ने। ठीक है। फिर मोशन होता है सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडरी मोशन, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है। मनी बिल 110 हो गया, ज्वाइंट सीटिंग 108 हो गया। ठीक है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। ठीक है। फाइनेंशियल बिल पूछेगा तो 117, फिर बजट हो गया 112। ठीक है। ठीक है। और कोई प्रोविज़न नहीं होता है मनी बिल के लिए, ज्वाइंट सीटिंग के लिए। ठीक है। ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से, आपने तो कई बार इसको अच्छे से पढ़ा ही होगा। ठीक है। फिर कट मोशंस होता है, आपको पता है 3 टाइप के मोशन होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट। तो पॉलिसी कट में आपको पता है 1 रुपये से, इकोनॉमी कट में स्पेसिफिक अमाउंट से, टोकन कट से 100 रुपये में। ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंट के 3 अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड में 266, कंटीजेंसी 267, पब्लिक अकाउंट 266। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपको पता है क्या क्या होता है, एस्टीमेट कमेटी होता है। ठीक है। मतलब टोटल जो होता है पब्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी में आपको पता है कौन कौन से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी होता है, इसमें 30 के 30 किसके होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 होते हैं, 15 + 7। ठीक है। याद रखना, एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ा होता है। ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। एस्टीमेट कमेटी ओनली इन लोकसभा। ठीक है। फिर आपको 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2 को हटाया गया था, ये चीज़ आपको पता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या बोल रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ, और मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए। ठीक है। इसका इलेक्शन आपको पता है 1/3 लोकल म्यूनसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग होंगे, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली के, 1/12 ग्रेजुएट, 1/12 टीचर। ठीक है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और राज्यसभा और लोकसभा के आसपास जो है एक ही चीज़ में दोनों का बराबर होता है, वो किस चीज़ में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में दोनों का पावर एक होता है। 124 आपको सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से पता ही है, कॉलेजियम सिस्टम से होता है इनका जज वगैरह का। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जज होंगे डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, और हाई कोर्ट में कितना होंगे जज, ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है। याद रखें, हाई कोर्ट जज को हटाना है 218, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है 124। ठीक है। बढ़िया। ठीक है। फिर पिटीशन की बात है, रिव्यू ऑफ पिटीशन 137, स्पेशल लीव पिटीशन 136। ठीक है। एडवाइजरी वाला तो आपको पता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 131 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिस भी स्टेट और सेंटर के बीच में विवाद हो गया तो ये चीज़ होगा। ठीक है। ठीक है। बढ़िया। फिर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रीच, ये सब चीज़ हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है। तो आर्टिकल 32 जैसे रीड्स था सुप्रीम कोर्ट का, 226 है हाई कोर्ट का। ठीक है। बढ़िया। ठीक है। एकदम बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप बहुत बार, 1000 बार पढ़ चुके हैं। पंचायती राज सिस्टम 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वां में म्यूनसिपालिटी, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक राय मेहता 1977, फिर GV.K. राव 1985 और 86 में आ जाएगा आपको LM सिंह भी। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता 3 टायर और अशोक राय 2 टायर। ठीक है। फिर इसी में इलेक्शन में आ जाएगा आर्टिकल 243K, फाइनेंस में I, फिर उसका ड्यूरेशन ऑफ पंचायत पूछेगा तो E, और रिजर्वेशन की बात करेगा तो D। ठीक है। 29 सब्जेक्ट होते हैं 73वें में, 74वें में कितने होते हैं, 18 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ इतना ही, अगर आप इसको भी देख लीजिएगा, इतना भी अगर आप पढ़ के चल जाते तो पंचायती राज में आपका क्वेश्चन जो है सो बिल्कुल नहीं छूटेगा। फिर आपको पता है अटर्नी जनरल 76, कैग वगैरह 148, ये सब चीज़ आपको पता है। कैग अपना सबमिट करेगा रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट को। ठीक है। ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन 324 पता है आपको बहुत अच्छे से। राइट टू वोट और राइट टू इलेक्टेड इन इंडिया क्या है, लीगल राइट है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन अगर देखता हूँ पंचायती राज के। ठीक है। तो पंचायती राज है किसमें, स्टेट लिस्ट में, 74वां किसमें, म्यूनसिपालिटी। 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज डे मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ का पंचायती राज नहीं है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बताना है आपको। पैसा एक पता होगा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, कौन सी कमेटी के रिपोर्ट पे, तो भूरिया कमेटी। ठीक है। भूरिया कमेटी। ठीक है। पंचायत समिति कौन से लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे है। ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम किसका है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1952 में था। उसके तहत पहला प्रोग्राम क्या है, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत VIP लगता है, आ सकता है कि अगर पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे दोनों की तरह। ठीक है। तो अब हम लोग का ये पॉलिटी भी खत्म हो गया। तो अभी हम तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, पॉलिटी देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया, बिहार स्पेशल देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया। अब एक साइंस बचा, उसको निपटाते हैं। तो चलिए अब साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने, तब से लगातार बोल रहा था। ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर में बगल में टाइम भी चल रहा होगा, तो आप टाइम में देख सकते हैं कि कोई बिना पहुँच के ही चल रहा है सारा कुछ। ठीक है। तो फिजिक्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में थोड़ा बहुत अगर लिखने की जरूरत पड़ी तो मैं लिखूंगा भी। तो आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, MLT लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट है। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करता है वैक्यूम में। ओम मीटर पूछेगा तो रेसिस्टिविटी की, हर्ज फ्रीक्वेंसी की, एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ की, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। स्ट्रेन कल को पूछ दे तो स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस है। ठीक है। डॉप्सन यूनिट थिकनेस ऑफ ओजोन को।
पायरोमीटर पूछेगा तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से। अब आपको यहाँ पे न्यूटन का तीनों लॉ पता होना चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया की बात करता है। सेकंड लॉ क्या करता है? मोमेंटम की बात करता है। थर्ड लॉ आपको पता है कि किसी से रिलेटेड है। थर्ड लॉ किसी से, सेकंड में F = ma होता है। थर्ड लॉ क्या है कि एवरी इक्वल एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला अगर आपसे पूछूँ तो मोमेंटम बराबर क्या होता है? इसको कि P बोलते हैं, P बराबर m × v होता है, मास गुना v। और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क बराबर क्या होता है? W बराबर Fs। जो चीज़ लिख रहा हूँ यही छपेगा, याद रखिए। W बराबर Fs, पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम, पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम। W बराबर Fs, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में 746, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, पता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², तो ये सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर ग्रेविटेशन में अगर आप देखिएगा तो F बराबर क्या होता है? Gm1m2/r², Gm1m2/r², ठीक है। वैल्यू ऑफ G जो है, वैल्यू ऑफ G, छोटा g जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। इसके वेलोसिटी आपको पता है 11.2। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2π√L/g। कल को आप फेदर, रबर बॉल, वुडन बॉल उसको एक साथ फेंकिएगा, मतलब वैक्यूम से, तो एक टाइम में उनका जो है सो मतलब वो तीनों एक साथ पहुंचेगा, क्योंकि आपने वैक्यूम से वो किया है। वेट ऑफ द बॉडी पूछेगा, मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पे होता है, मैक्सिमम पोल पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट ऑफ द बॉडी या जी पूछे तो मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है। अगर स्पिनिंग स्पीड अर्थ का बढ़ जाए तो वेट जो बॉडी का इक्वेटर पे वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन यूनिटलेस है। हुक्स लॉ बताया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सब चीज़ आपको पता है। वाटर का शेप गोल क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है उतना ही पानी जितना उसका वेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, दोनों एक साइड है तो इसको इधर भेजिएगा तो वी नीचे आ जाएगा, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये सब चीज़ याद रखना है। फिर ऑप्टिक्स में आइएगा तो स्पीड का, लाइट का स्पीड का मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, स्पीड डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका चेंज हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, उसको बोलते हैं जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। विबग्योर में आपको एक चीज़ याद रखना है, विबग्योर में आर का जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? लैम्डा मैक्सिमम होता है, तो एनर्जी सबसे कम इसलिए, और रेड जो है वो लेस स्कैटर्ड होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है? वायलेट का। ई बराबर hc/λ होता है, ई बराबर hc/λ, तो ई जिसका ज़्यादा उसका लैम्डा कम, ठीक है। टीआईआर का कंडीशन क्या होता है? तो राइट जो है डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मिरर आपको पता है, कनकेव कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर डेंटिस्ट जो यूज करते हैं टॉर्च हेडलाइट में, कन्वेक्स रियर व्यू साइड मिरर, ठीक है। लेंस आपको पता है, कनकेव लेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस का यूज किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए, कन्वेक्स का हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ठीक है। लाइट ऑफ शॉर्टर लैम्डा जो है स्कैटर्ड मोर होता है लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ के। शॉर्टर वेवलेंथ का जो लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम ग्लास में होता है, ठीक है। आपको फिर मैंने बताया था कि साउंड हो या स्पीड हो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएंगे तो क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगे तो कहाँ झुकेगा? किसकी तरफ झुकेगा? तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल। डायमंड साइन करता है ड्यू टू टीआईआर, ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर, मिराज टीआईआर, ठीक है। रमन इफेक्ट क्या बोलता है? रमन इफेक्ट कब शो होता है? जब लाइट पास करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ठीक है। कलर ऑफ स्टार इज द इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन, रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज स्कैटरिंग, ठीक है। सोप फिल्म की जब भी बात की जाए तो इंटरफेरेंस, ठीक है, बहुत अच्छा। सर्च लाइट, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, कनकेव। दो पैरेलल मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज इन्फिनाइट, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट किससे होगा? प्रिज्म से, ठीक है, बढ़िया। एयर बबल इन वाटर एक्ट लाइक ए कनकेव लेंस, याद रखिएगा, एयर बबल इन वाटर एक्ट लाइक ए कनकेव लेंस। अगर आपको अपने इमेज देखना है पूरा तो प्लेन मिरर को कितना चाहिए? तो हाँ आपका जितना है उसका आधा, ठीक है। मैग्नीफाइंग लेंस की तरह कन्वेक्स लेंस, पावर बराबर 1/f, ठीक है, याद हो गया, ठीक है, बढ़िया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता है आपको कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी, कितना बॉडी से हीट निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। -40 डिग्री, ये देखिए -40 डिग्री पे क्या होगा? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड बना सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हीट वेव का डेफिनेशन 40 डिग्री प्लेन्स में, 30 डिग्री हिली एरियाज में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है जब एल्टीट्यूड पे आप ऊपर जाइएगा तो, ठीक है। साउंड के बारे में आपको पता है, मैकेनिकल वेव से, जैसे साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, स्पीड मैक्सिमम सॉलिड में, टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है? तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया। करंट में आपको पता है, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट ही मुझे मेनली बताना था फिजिक्स में। V = IR होता है,
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, R बराबर रो L बाय A होता है, ओम्स लॉ बोलते हैं, P बराबर VI होता है। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, कल को क्वेश्चन पूछ देगा तो फंसना नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया P इक्वल टू VI है, तो P को V का वैल्यू IR लिख सकते हैं या I बराबर VIR लिख सकते हैं। तो इससे जो दो फॉर्मूला आएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर आएगा और P बराबर आएगा V स्क्वायर बाय R। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। फिर एक होता है हीट कितना निकलेगा, तो पी एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये सब चीज़ सारा फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि इतनी बार हमने बोला ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलियम और जर्मेनियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आपको पता है डायमैग्नेटिक क्या होता है कि मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है अपोजिट होता है, पैरामैग्नेटिक का सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या मीट करेगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। हाइड्रोजन बम किस बेसिस पर है, अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन पे। ठीक है, स्केलर वेक्टिविटी आपको पता है। फिर एक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन पूछता है कई बार, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्मूला है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, अम्बरा मतलब जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, पेनम्बरा मतलब जहाँ पे पार्शियल लाइट पहुँचती है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या, तो जे थॉमसन। ठीक है, कल को फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछ देता है कि बार बार कि अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज, तो प्लस चार्ज। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री पूछ देगा लेबोजियर। ठीक है, एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अंदर में क्या होता है, अंदर में प्रोटॉन होता है, बाहर में उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, तो कौन करता है रिवॉल्व, उसके चारों तरफ कौन करता है रिवॉल्व, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्विक लैम, इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन आता है वो रटा आया था, जैसे क्विक लैम हो गया, क्विक लैम का क्या फॉर्मूला, CaO, स्लैग लैम का CaOH होल ट्वाइस, एक्वारेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर 3:1। ठीक है, लीड का और गलेना, कॉपर का क्यूपराइट, जिंक का जिंक ब्लेंड, मरकरी का सिनेबार, मैग्नीज का पैरोलुसाइट। ठीक है, लिथियम सबसे हैवीएस्ट मेटल होता है, ऑस्मियम सबसे लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है, ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल होता है। सोडियम को किस में हम स्टोर करते हैं, तो केरोसिन में। कल को पूछेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, जनाबे अली सनक पड़े, तो ये सब जितने भी ऑक्साइड होते हैं सब एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन, जनाबे अली सनक पड़े। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2, जिप्सम CaSO4.2H2। ठीक है, फिर आपको ब्रास ब्रॉन्ज जिंदगी भर पढ़ते आ रहे, ब्रास मतलब कॉपर जिंक, स्टील मतलब आयरन कार्बन, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर टीन, सोल्जर मतलब लीड प्लस आयरन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन वर्ड कहीं भी यूज करेगा, जिंक की कोटिंग चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आयरन जब रस्ट होता है तो वेट ऑफ आयरन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर कल को मैं पूछूं कि कार्बन के 3 एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलेरेंस। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, डायमंड क्या होता है, सबसे हार्ड होता है, बकमिस्टर फुलेरेंस जो होता है लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। फिर कल को पूछेगा सॉलिड आइस, सॉलिड CO2 की तरह किसको यूज करते हैं, तो ड्राई आइस का मतलब क्या हो गया, सॉलिड CO2। ठीक है, याद रखना। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी बनाना है तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का वाटर का हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होता है। हैबर प्रोसेस किसके लिए होता है, अमोनिया के लिए होता है। ठीक है, नोबेल गैस का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। ठीक है, सी डाइवर जो समुद्र के अंदर में जाते हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं, तो CO2 और हीलियम। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो जिस सॉइल में ग्रो करेंगे उसमें क्या करेंगे, सारा नाइट्रोजन को खींच लेंगे। ठीक है, ब्रोमीन क्या है, रेड कलर का, ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एसिड के बारे में आपको पता है, ब्लू लिटमस रेड कर देता है, 7 से कम pH होता है, H+ रिलीज करता है। ठीक है, न्यूट्रल इंडिकेटर की तरह यूज किसको करते हैं, तो लिटमस। पूछा जाएगा लिटमस कहाँ से हम लोग करते हैं, तो लाइकेन से हमको पता चलता है। फिर कल को पूछ देगा एसिड रेन, एसिड रेन क्या, H2SO4.HNO3, pH 3 से 6 हुआ मतलब 3 बढ़ा और तो 10 की पावर 3 में जो है जोड़ देंगे, मतलब हमेशा लॉग के फॉर्म में बढ़ता है। एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नीलात होता ब्लू विट्रॉल CaSO4 को। अब 3 फॉर्मूला आपको कमेंट में बताना है कि क्या क्या, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। AgI, ठीक है, AgI जो होता है आपको पता है सिल्वर आयोडाइड, ये आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए भी और आपको पता है कि फोटोग्राफी वगैरह में फिक्सिंग करने के लिए भी करते हैं। अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइंस पता है, अल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, ब्रेथ टेस्ट एनालाइजर जो दारू वारू पी के आते हैं उसको क्या, कौन सा कंपाउंड दिया जाता है, पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, कल को फिर आपसे पूछेगा कि आइसोप्रीन किसका वो है, मतलब आइसोप्रीन से क्या बनता है, तो नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, तो आइसोप्रीन। ठीक है, टेफ्लॉन आपको पता है कि नॉन स्टिकी पेन वगैरह में, केलवार आपको पता है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए। नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर है, नॉन स्टिकी पेन बनाने के लिए टेफ्लॉन यूज करते हैं। ठीक है, बेकेलाइट किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कल को क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर, डीजल के लिए सीटेन नंबर, बायोगैस मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, एलपीजी में क्या क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है। ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है, केरोसिन में, ठीक है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड टीईएल, टेट्रा इथैलिन लेड। सोडियम बेंजोएट आपको पता है कि फूड स्टफ के प्रिजर्वेशन के लिए। हनी में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। हम लोग जो चाउमीन वगैरह खाने जाते हैं तो व्हाइट कलर का जो छोटा सा पाउडर डालता है वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी। ये फ्लेवर इन्हांसर है, ठीक है, याद रखिएगा। यूरिया का फॉर्मूला CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन के लिए AGI। फिलोसफर वूल किसको बोला जाता है, ZNO को, ठीक है। यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो अपना ये केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, फिजिक्स भी खत्म हो गया, बायोलॉजी आपको मैंने इतनी बार करा दिया उसकी जरूरत नहीं है, वो वापस से करा दूंगा। तो 1 घंटे में 5 सब्जेक्ट खत्म, याद रखिएगा। आज के लेक्चर से बस 50 से 55 क्वेश्चन आपको ADO एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।